हाय एवरीवन, आवाज आ रही है? आवाज जल्दी बता दो। हेलो जी। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? जल्दी बताओ। हेलो दोस्तों। हाँ जी, कैसे हो जी? क्या चल रहा है मेरे प्यारे प्यारे मूर्ख बालक और बालिकाओं? हाउ आर यू ऑल? क्या चल रहा है जी? कैसे हैं आप लोग? सबके सब जल्दी से चैट के अंदर बताएंगे। हाउ इज द जोश मीटर? हाउ आर यू ऑल? क्या आप सब बढ़िया हो? सब चंगा सी? क्या सब चंगा? सब बढ़िया? ऑल गुड भैया, मस्त है। मजा में? क्या बात है, इतने मजा में चल रहे हो? यस दोस्तों, बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। क्या आपको हमारी याद आई क्या? याद आई क्या? हमारी थोड़ी बहुत याद आई क्या? हाँ जी दोस्तों। याद व्याद नहीं आती तुम लोगों को? याद तो भैया करते ही नहीं है आपको। आप हो कौन? ओ माय गॉड, भूल गए बच्चे? अच्छा जी, बोल रहे हैं आप हो कौन? ओके। हाँ जी, क्या चल रहा है? सब बढ़िया है? सब बढ़िया है? फुल मजे हैं। चलो दोस्तों, आज की इस कक्षा को करते हैं शुरू। है ना, आज का लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा एक आपसे एक छोटा सा सवाल है, और मुझे बहुत ऑनेस्टली बताना, क्या आप रिवाइज करके आए हो बेटा? जो कि हमने कल आपको पढ़ाया था, कल या लास्ट क्लास में जो आपको पढ़ाया था, क्या आप लोग रिवाइज करके आए हो? मेरा छोटा सा सवाल है, और सच सच बात है, झूठ बोलेगा तो आज तुम्हें काला कौवा काट जाएगा। देखो, झूठ नहीं बोलना। बताओ। नहीं करा? नो। भैया बाल क्यों नहीं? मेरे बाल से क्या दिक्कत तेरे को? फिर वही हरकत है। बेटा, मैं तो बस बाल ही नहीं कटवा रहा, तुमने तो कुछ और भी कटवाया हुआ। चलो ठीक है, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट। आ जाओ। अच्छा, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा प्यारा प्यारा मूर्ख बालक बालिकाओं, हल्का सा रिवाइज करेंगे। रिवीजन में लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था सेकंड लॉ। सेकंड लॉ सेकंड लॉ क्या था? न्यूटन बाबा जी का सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल्स टू एम ए। बेसिकली ये लॉ ये था, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये होता है सेकंड लॉ, ठीक है। इसके हमने एप्लीकेशंस पढ़े, इसके हमने क्वेश्चंस करे कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वो सब हमने पढ़े राइट। उसके अलावा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक चिंटू लाल का एग्जांपल दिया था। अगर चिंटू लाल ऊपर से कूदता है तो मिट्टी में गिरेगा तो उसके नहीं लगेगी, बट अगर वो जमीन पे गिरेगा उसके लगेगी। क्यों लगेगा? क्योंकि जितना ज्यादा टाइम बढ़ेगा उतनी कम फोर्स होगी, ठीक है। तो यानी द चेंज ऑफ मोमेंटम में टाइम जितना बढ़ेगा उतनी कम फोर्स एक्सर्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेटर्स हाथ को पीछे लेके जाते हैं, क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि टाइम को बढ़ाते हैं तो फोर्स उनके हाथ पे कम हो जाती है। इसके मैं क्वेश्चंस भी करा चुका था, इसके मैं एग्जांपल्स भी दे चुका था पूरी तरीके से आपको। लास्ट टॉपिक हमारा यही था। राइट। लास्ट टॉपिक चिंटू लाल आरआईपी, हाँ याद है बच्चों को। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारी यादें ताजा होंगी। चलो आ जाओ, एक दो क्वेश्चन करते हैं, अपनी यादें ताजा करते हैं। The weight lifter is holding a barbell with a mass 10 kg fixed on each side of the bar. ये मैंने आपको कराया हुआ है। The mass of the bar itself is 10 kg. How much force is she applying to keep the barbell steady? उसने एक बारबल उठा रखा है, ठीक है। उसने एक बारबल उठा रखा है ना। तो क्या बोला है उसमें? बारबल का जो मास है वो है 10 kg दोनों तरफ, 10 kg यहां, ठीक है। और ये बोला है कि जो रॉड का मास है, ये जो रॉड है इसका मास भी 10 kg है, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो हाउ मच फोर्स इज शी अप्लाइंग, क्या बात है। सबसे पहले तो भाई 30 किलो का वजन उठा रखा है अपने हाथों के ऊपर, ये बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहले तो ये सबसे पहले बहुत बड़ी बात है। आपको बताना है कितनी फोर्स उसने लगाई होगी। तो यार इस क्वेश्चन में क्या होता है, देखो अगर मैं किसी भी वेट को ऊपर उठा के रखूंगा ना, तो मैं उतनी फोर्स लगाऊंगा जितनी फोर्स वो वेट मुझ पे नीचे लगाएगा, है ना, ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास कितना है, 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 30 kg। अब 30 kg नीचे की डायरेक्शन में बेटा कितनी फोर्स लगाएगा, नीचे की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, ग्रेविटी जी। तो फोर्स होगी m इंटू जी, है ना, मास है 30, जी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 300 न्यूटन। 300 न्यूटन, तो 300 न्यूटन की फोर्स वो हम पे लगाएगा और उतनी ही फोर्स हम उस पे लगाएंगे क्योंकि हमें ऊपर उठा के रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या। 294, हाँ अगर आप 9.8 वैल्यू लेते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो आंसर आपका 294 आएगा। और अगर आप मेरी तरह 10 ले लेते हो, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप 10 भी ले सकते हो बेटा, है ना, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। अगला क्वेश्चन, अ स्टूडेंट इज ट्राइंग टू पुश स्टेशनरी ब्लॉक of 25 kg on horizontal floor. The maximum force of friction opposing the motion is 50 न्यूटन। ठीक है, एक स्टूडेंट है जो कि एक बॉक्स है, ऐसा वो एक बॉक्स रखा हुआ है, उस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और ये बोला है उस बॉक्स का जो मास है वो इतना है, वो इतना है, ठीक है। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन अपोजिंग द मोशन, यानी उस मोशन को जो फ्रिक्शन अपोज कर रहा है दैट इज ऑफ 50 न्यूटन। कितना, 50 न्यूटन। Determine the displacement of the block in 2 seconds if Rahul pushes it with a constant force of 50 न्यूटन। अगर वो 50 न्यूटन की फोर्स लगाएगा, मुझे एक बात बताओ, क्या वो बॉक्स मूव करेगा। अरे फ्रिक्शन भी उतना, फोर्स भी उतना, क्या वो बॉक्स मूव करेगा, नहीं करेगा। तो कितना बॉक्स मूव ही नहीं करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो, जीरो, शून्य, शून्य, ठीक। अब दूसरे पे आते हैं, 55 न्यूटन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर वो 55 न्यूटन 55 न्यूटन की फोर्स लगाता है और इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन लगता है, तो जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी बेटा, नेट फोर्स हो जाएगी 5 न्यूटन, राइट। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, ठीक है, नेट फोर्स है 5 न्यूटन की। हमें क्या निकालना है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, सोचो। बताओ, बताओ जल्दी। जल्दी बोलो, कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। कोई बच्चा दिमाग लगा पा रहा है, कैसे निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, कोई भी बच्चा दिमाग लगा सकता है। देखो इसमें ना टाइम गिवन है, टाइम हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें फोर्स गिवन है, टाइम गिवन है 2 सेकेंड। निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सोचो सोचो कैसे निकाला जाए। हमें मास भी गिवन है, बॉक्स का मास भी गिवन है, मास भी गिवन है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। पहला चैप्टर, पहला चैप्टर, पहला चैप्टर, मोशन 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 मोशन। पता है कैसे निकालोगे, देखो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास भी है, तो क्या मैं पहले एक्सेलरेशन निकाल लूं। हाँ, फोर्स है 5 न्यूटन, मास कितना है, मास है 25 किलो, 25 किलो ये ना, है ना। एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 5/25, ये आ जाएगा 1/5, ठीक है। तो ये आ गई मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है, ये आ गई मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब मेरे पास एक्सेलरेशन है, मेरे पास टाइम है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फॉर्मूला लगा दूं मैं, बताओ कौन सा। और देखो बॉक्स पहले रेस्ट पे था, तो बॉक्स की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी बॉक्स की 0 होगी। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ जो था पहले चैप्टर में, याद करो, S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उसको लगा के आप आंसर निकाल सकते हो। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा रहा हूं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा रहा हूं, S इक्वल्स टू ये, इसको लगाओ, सॉल्व कर लो। u की वैल्यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा बेटा, हाफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू 1/5 है, टाइम, टाइम है 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4,
ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा 2/5 यानी 0.4 मीटर। 0.4 मीटर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में सवाल बिल्कुल आ सकता है बेटा, बिल्कुल आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, बहुत चांसेस हैं इस क्वेश्चन को आने की। समझ में आया? तो तुम्हें पता है तुम्हें चैट में क्या लिखना है। बताओ, समझ में आ गया? बोलो। बहुत बढ़िया, सुनो मेरी बात। अच्छा, अभी पता क्या हुआ, अभी ना 2-3 दिन पहले मेरे पास एक पेरेंट का कॉल आया, और वो पेरेंट मुझसे कह रहे थे कि हमने हमारे बच्चे को क्लास 9th का आरएम बैच दिलाया है, बट उसमें आपकी क्लास तो होती नहीं है। अब एक चीज है कि अगर आपके भी किसी दोस्त ने बेटा आरएफ बैच लिया हुआ है, तो आप ना थोड़ा सा ना इंफॉर्मेशन दे दो, क्योंकि होता क्या है ना, कुछ बच्चे नए नए ज्वाइन करते हैं, उन्हें टाइमिंग्स का आइडिया नहीं है, उन्हें नहीं पता कि लाइव कब होती है। तो थोड़ा सा ना आप, अगर आपका कोई ऐसा कोई दोस्त है जिसने आरएम बैच ज्वाइन करा हुआ है, तो प्लीज आप बताओ कि शेड्यूल क्या है। जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे साइंस की क्लास होती है, और ऐसी एसएसटी की मैथ की अलग अलग शेड्यूल है ना। स्लॉट्स दो हैं, एक 5 बजे का स्लॉट है, एक 8 बजे का स्लॉट है। क्लासेस मंडे टू सैटरडे डेली क्लासेस हो रही हैं, कभी एसएसटी की हो रही होगी, कभी मैथ की, कभी साइंस की। साइंस के 3 दिन के स्लॉट होते हैं, राइट। फिजिक्स का पोर्शन मैं कराता हूं, केमिस्ट्री तापुर मैम कराती है, बायोलॉजी अंजलि मैम कराती है। तो आप ना थोड़ा सा, अगर आपको कोई दोस्त है तो उनको इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ना पता ही नहीं होता। बच्चे ले लेते हैं बैच, बट बच्चों को पता नहीं है कि भैया इसमें आप क्या पोर्शन पढ़ा रहे हो, तापुर मैम क्या पढ़ा रहे हो। तो थोड़ा सा बता देना अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है, क्योंकि मेरे पास ना डेली मैसेजेस, डेली कॉल्स इस पे आती रहती हैं कि आपकी क्लास कब होती है, हमें तो देखने को मिलती नहीं है। मेरी क्लासेस होती है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को होती है, आप शेड्यूल देखो जाके, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा ऐसा बच्चों के बड़े, मतलब क्या होता है, नए नए पहली बार बैच लिया होता है। आप में से बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने पहली बार कोई ऑनलाइन बैच लिया होगा। तो ना नया नया जब कुछ चीज होती है ना, तो हमें समझ नहीं आता, हम हैबिचुअल नहीं होते कि अच्छा कैसे लाइव क्लासेस लेनी होती हैं, कैसे चैट करना होता है, ये सारी चीजें सीख जाते हैं टाइम के साथ, राइट। चलो। अच्छा, इस वीक में चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो तापुर मैम पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री का होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तो केमिस्ट्री वो पढ़ाएंगे। चलो बेटा, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस टॉपिक इज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम एनसीईआरटी, मतलब इसको बहुत छोटा कर दिया है। लास्ट ईयर के एनसीईआरटी में थोड़ा बड़ा था, अब इसको छोटा कर दिया है, बट स्टिल दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टॉपिक आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके काम आता है, और ये बेसिक है, ये आपको पढ़ना ही चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा स्कूल के टीचर्स को भी इसको पढ़ाना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, ये एक नियम है। जैसे छोटी क्लासेस में हम पढ़ते आते थे, कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पढ़ा था, सबने पढ़ा था। सबने पढ़ा था। तो मोमेंटम का क्या होता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। यानी जो मोमेंटम है ना, वो कंजर्व रहता है। टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का, सिस्टम भैया कौन सा सिस्टम है, समझाता हूं, समझाता हूं। लो मान लो ये दो ब्लॉक हैं, ये है m1 मास का, ये है m2 मास का। इसकी वेलोसिटी है u, इसकी वेलोसिटी है v। अच्छा, इसका मोमेंटम लिख के बताओ, इसका मोमेंटम लिख के बताओ भैया। इसका मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। इसका मोमेंटम लिख के दिखाओ, मास इंटू वेलोसिटी। एक पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, दोनों के मोमेंटम को जोड़ दो, वेरी सिंपल, दोनों के मोमेंटम को जोड़ दो, तो ये हो गया मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये हो गया मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलता है कि जो मोमेंटम है ना पूरे सिस्टम का, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है। इन दोनों का जो सम है ना, वो हमेशा बराबर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर बाद क्या होता है, मान लेते हैं ये ब्लॉक इससे आके ऐसा टप करके टकरा जाता है, ये इससे आके टकरा जाता है, ठीक है। और टकराने के बाद, अब देखना बेटा, टकराने के बाद क्या होगा,
देखो ये ब्लॉक आके इस पे टकरा गया। अब क्या होगा, टकराने के बाद ये m1 तो वहीं रुक गया, यानी इसकी वेलोसिटी हो गई 0। और ये जो m2 है, क्योंकि इसको फोर्स लगी, इससे टकराया, तो इसकी वेलोसिटी हो गई अब v2। इसकी वेलोसिटी हो गई v2, क्योंकि टकराया तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई। अब बताओ मुझे इस सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा। मोमेंटम लिखो, m1 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, ठीक। m2 इंटू v2, ठीक है, दोनों को जोड़ दो, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलता है कि ये जो सम था ना मोमेंटम का, वो हमेशा सेम रहेगा। यानी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं लिख सकता हूं m1u1 प्लस m2v इक्वल्स टू, यहां पर मोमेंटम कितना आया, m2v2, क्योंकि ये तो 0 हो गया था, ठीक है। ये है अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी अगर कोलिजन हो रहा है, चीजें टकरा रही हैं, चीजें आगे पीछे जा रही हैं, मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन सेम, कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। बताओ क्या चीज समझ में आई बेटा, क्या चीज समझ में आई, बताओ जल्दी, क्या चीज समझ में आई, बोलो। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, बहुत सही है, आ गई। ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, ये आपको स्टेटमेंट याद रखनी है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी चीजों के टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम है और टकराने के बाद जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा सेम रहता है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इस पे क्वेश्चन अगर आएगा, बाई चांस अगर आता है तो कैसा आता है वो भी मैं एक दिखाता हूं। वैसे इस पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं बेटा, बट अगर आया तो देखो इस प्रकार से आएगा। इस क्वेश्चन को देखो, a 2 kg object moving with a velocity 4 मीटर पर सेकेंड collides with a stationary object। देखो एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 2 kg, वो मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, और वो किससे टकराता है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वो है जो कि रेस्ट पे है, वो है जो कि रेस्ट पे है, उसका मास है 3 kg और इसकी वेलोसिटी होगी 0, क्योंकि ये रेस्ट पे है, ठीक है। टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन बोथ ऑब्जेक्ट मूव टुगेदर। यानी अब क्या हुआ, कोलिजन के बाद ये दोनों, यानी वो जो 4 kg का, वो 2 kg का था और ये 3 kg का था, ये दोनों चिपक गए। ये दोनों चिपक गए, ऐसे समझो ये रुका हुआ है, ये चलता चलता आता है, टक करके टकराता है, वे दोनों एक साथ चलने लग गए। ये दोनों एक साथ चलने लग गए, अभी चिपक गए। और मान लेते हैं ये एक वेलोसिटी से जा रहे हैं, जो वेलोसिटी है v। तो आपको बताना है कि इनकी कॉमन वेलोसिटी क्या है। यानी जब ये दोनों चिपक गए तो चिपकने के बाद ये किस वेलोसिटी से जा रहे हैं। कोई बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है तो बताओ। ये 11th क्लास में क्वेश्चन आते थे, जो मैं तुम्हें 9th में करा रहा हूं, ये सेम क्वेश्चन क्लास 11th में कराया जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ। बिफोर कोलिजन में जो टोटल मोमेंटम होगा और जो आफ्टर कोलिजन में टोटल मोमेंटम होगा वो सेम होगा, हाँ या ना, यही बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो बिफोर कोलिजन देखते हैं पहले, टोटल मोमेंटम क्या होगा। इसका मोमेंटम हुआ मास इंटू, देखो मास इंटू वेलोसिटी, 2 इंटू 4 कितना होता है, 8, 8, 8। तो इसका मोमेंटम तो 8 आ गया। इसका मोमेंटम निकालो, 3 इंटू 0 0, तो 8 प्लस 0 इक्वल्स टू 8, हाँ या ना, आया ना। ये आ गया मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यानी बिफोर कोलिजन मोमेंटम ये है, बिफोर कोलिजन मोमेंटम ये है। अब देखते हैं आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन दोनों का मास ऐड होगा, दोनों का मास ऐड होगा, तो मास तो हो जाएगा 5 kg, और वेलोसिटी हमें निकालनी है जिसको हम v मान लेते हैं। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा आफ्टर कोलिजन, 5v, 5v। तो अब अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, क्या ये मोमेंटम दोनों बराबर होंगे, यस और नो, बताओ। क्या ये मोमेंटम बेटा दोनों बराबर होंगे, यस और नो, बताओ। क्या ये मोमेंटम दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं 8 इक्वल्स टू 5v,
तो v की वैल्यू आ जाएगी 8/5 एंड दिस इज योर आंसर। कॉमन वेलोसिटी आ गई 8/5 यानी 0.8। नहीं 0.8 नहीं, सॉरी सॉरी, क्या बोल दिया मैंने, 0.8 क्यों बोल रहा हूं 8/5 कितना होता है 8/5 कितना होता है 1.6। 1.6। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा बताओ। लैग आ गया, अरे ब्लैक स्क्रीन जी, बड़े दिनों बाद आई हो, आज कैसे आना हो गया क्लास में। फिजिक्स पढ़ने आई हो, फिजिक्स पढ़ रही हो, तुम भी फिजिक्स पढ़ रही हो, क्या बात है, फिजिक्स पढ़ो। क्लास लंबी करानी है, क्लास लंबी करानी है बच्चों की, करा देंगे जी, करा देंगे, क्या दिक्कत है, करा देंगे जी, ठीक है जी, करा देंगे। ध्यान है दोस्तों, आ गया सबका आंसर। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर आपके स्कूल में टॉपिक नहीं पढ़ाया जा रहा तो आपके ऑब्वियस सी बात है स्कूल में नहीं पूछा जाएगा, बट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। अ रॉकेट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये असर्शन है। Whenever there is exchange in the momentum of one body, the same change occur in the momentum of the second body of the same system but in opposite direction। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ बेटा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, अगर लगा दोगे तो मजा आ जाएगा। बताओ। क्या हो रहा है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है क्या? ए बी सी, देखो इसका आंसर लॉजिकली ए होगा। रॉकेट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बात एकदम सही है। रॉकेट जब उड़ता है ना, डुंग 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 डुंग, रॉकेट उड़ गया। ये जो रॉकेट उड़ता है ना बेटा, तो एक्चुअली इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज होता है, होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, कैसे होता है भैया, अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट वो है जो कि 11वीं 12वीं में पढ़ाया जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। अभी नहीं समझेंगे हम, अभी नहीं समझेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि एक रॉकेट में प्रिंसिपल यूज होता है, बिल्कुल होता है। रॉकेट में एक और प्रिंसिपल यूज होता है, दैट इज न्यूटन का तीसरा नियम, जो कि आज मैं आपको पढ़ाने भी वाला हूं, बट ये प्रिंसिपल भी यूज होता है। ठीक है, रीजन, whenever there is change in momentum of one body, the same change occurs in the momentum of the second body of the same system। यानी अगर रॉकेट की बॉडी में मोमेंटम का चेंज आया तो जो उससे गैस रिलीज हो रही है उसमें भी मोमेंटम का चेंज आएगा। तो ये इसका रीजन भी करेक्ट है। मुझे पता है ये बच्चों को अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी के लिए आप इसको स्किप कर सकते हो, ये थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा आउट ऑफ द सिलेबस चला गया, ये थोड़ा नहीं तो बहुत ज्यादा ही आउट ऑफ द सिलेबस चला गया, है ना। इसको अभी के लिए आप बेटा स्किप करो, इस क्वेश्चन को, इसका आंसर ए आएगा, बट फॉर दी आंसर मैं आपको बता रहा हूं कि इसका ए आएगा। ठीक चलो अब बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं न्यूटन बाबा जी के, न्यूटन बाबा जी के तीसरे नियम की तरफ। अच्छा ये तीसरा नियम ना बेटा मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने कहीं ना कहीं सुना है, क्या आपने सुना है तीसरा नियम, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किस किसने सुना है, सुना है, सुना है, बिल्कुल सुना है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बेटा इसका पता है क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि अगर आप दीवार पे पंच कर रहे हो तो जितनी फोर्स आप दीवार पे लगा रहे हो ना, दीवार भी आप पे उतनी फोर्स लगा रही है भाई। हाँ, तो जब आप दीवार पे पंच कर रहे हो तो उतनी फोर्स आपके भी ऊपर लगेगी। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब बेटा इसका यह मतलब नहीं है कल तुम अपने स्कूल में जाओ, तुम्हारे दोस्त को जोर से खिंचा के थप्पड़ मारो और उसके बाद उससे बोलो भाई मैंने अपने हाथों से तेरे गाल पे थप्पड़ मारा,
तो जितनी फोर्स मैंने लगाई उतनी फोर्स तेरे गाल ने भी मेरे हाथ पे लगाई, तो बात बराबर हो गई, बात तो बराबर हो गई, तो अब कुछ नहीं अपने बीच में। ये मत करना बेटा, ये मत करना है, क्या कह रहे हो? अच्छा आइडिया दे दिया ये मत करना बेटा, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो एक्चुअली में ये बात फैक्ट है कि आप अगर किसी को थप्पड़ भी मार रहे हो तो जितनी फोर्स आप उसके गाल पे लगा रहे हो, गाल भी उसको आपके हाथ पे उतनी फोर्स लगा रहा है भाई। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना? अगर मैं पंच कर रहा हूं किसी को तो जितना मैं फोर्स लगा रहा हूं उसकी बॉडी से भी उतनी फोर्स मेरे हाथ पे लग रही है। समझे बात को? समझे बात को समझे बात को? ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ना, that every action has an equal and opposite reaction. Every action has an equal and opposite reaction. अगर मैं आपको डिटेल्ड इसकी वो बताऊं तो क्या है स्टेटमेंट? When one body exerts a force on another body, the first body experiences the force which is equal in magnitude and opposite in direction. फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक दीवार है, अगर मैं इस पे एक F फोर्स लगाता हूं तो दीवार भी मुझ पे F फोर्स लगाएगी, बस अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? जल्दी बताओ, क्या बात समझ में आई? आई या नहीं आई? आ गई। न्यूटन का तीसरा नियम बहुत छोटा सा नियम है, बट इस नियम से रिलेटेड ना बहुत सारी चीजें हमारे संसार में जो कि चल रही हैं, जो कि हमें पता भी नहीं आज, पर मैं आपको बताऊंगा पहले प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स क्या है न्यूटन के तीसरे लॉ के? फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर, एक्शन एंड रिएक्शन। सुनो मेरी बात, जब भी हम न्यूटन का तीसरे लॉ की बात करते हैं ना तो दो फोर्सेस होती हैं, एक एक्शन एक रिएक्शन। एक्शन क्या है? ये एक दीवार है, इस पे जब मैंने फोर्स लगाई तो वो थी एक्शन, और जो दीवार ने मुझ पे फोर्स लगाई वो थी रिएक्शन। तो एक एक्शन फोर्स होती है, एक रिएक्शन फोर्स होती है, ठीक है? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बराबर होती है। मानते हो इस बात को? बिल्कुल मानते हो, एकदम मानते हो। दे एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, मानते हो इस बात को? बिल्कुल मानते हो। दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये असर्शन रीजनिंग में पूछा जा सकता है। सुनो, जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होती हैं वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं। एक्शन फोर्स मैं दीवार पे लगा रहा हूं, रिएक्शन फोर्स दीवार मुझ पे लगा रही है। तो दो डिफरेंट बॉडीज है बेटा, एक मैं एक दीवार, एक मैं एक दीवार, एक मैं और एक दीवार, मेरी और दीवार की प्रेम कथा है ये, मेरी और दीवार की प्रेम कथा है भाई ये। मैं फोर्स लगा रहा हूं, डिंग 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 डिंग, दीवार मुझ पे लगा रही, डिंग 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 डिंग, यानी मैंने एक्शन करा उस पे फोर्स लगाई, उसने रिएक्शन करा मुझ पे फोर्स लगाई, दो डिफरेंट बॉडी। समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। दे एक्ट साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली यानी एक साथ, हेंस दे डू नॉट कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती है। अगर मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा वो भी मुझ पर फोर्स लगाएगी, बात खत्म ठीक है दोस्तों, समझ में आया? बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, प्रिंसिपल समझ में आ गया। अब ये जो न्यूटन बाबा जी का तीसरा लॉ है ना भाई, इससे रिलेटेड ना जीवन में इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। जैसे एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप भी परफॉर्म कर सकते हो। एक चेयर पे बैठ जाओ, एक चेयर पे बैठ जाओ, ठीक है, एक चेयर पे बैठ जाओ। अब आप क्या करो, सामने आपके सामने एक ऐसे आपकी जो डेस्क होती है, स्टडी टेबल, वो होनी चाहिए। अगर आप स्टडी टेबल पे धक्का लगाओगे, आप फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन में, तो स्टडी टेबल आप पे फोर्स कहां लगाएगा? इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से आप पीछे की तरफ मूव कर जाओगे, आपकी चेयर पीछे की तरफ मूव कर जाएगी। ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो मेरी जान, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो, गिर मत जाना, गिर मत जाना। फोर्स लगाई, हम पीछे की तरफ आए, फोर्स लगाई, पीछे की, टिडिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग टिंग स्टेप हो गया ऋतिक रोशन का, टिडिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग। तो देखो, अगर आगे की तरफ फोर्स लगाओगे तो तुम्हारी भी पीछे की तरफ, जिस वजह से तुम पीछे की तरफ मूव कर जाओगे। तो इसका रीजन क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके और भी प्रिंसिपल्स मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हम चल क्यों पाते हैं? तुम्हें क्या लगता है हम चल क्यों पाते हैं? भैया हम चल पाते हैं क्योंकि हमारे पास पैर हैं, हम भैया इसलिए चल पाते हैं? नहीं दोस्तों, पैर तो चलो जरूरी है, लेकिन हम चल इसलिए पाते हैं क्योंकि क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम एग्जिस्ट करता है। समझना, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, चलो 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 चलो, परेड परेड परेड, खड़े हो जाएंगे सबके सब। अटेंशन अटेंशन बेटा, अटेंशन अटेंशन, स्टैंड इट इज,
अटेंशन, अटेंशन में आ गया सारे के सारे। चलो अब सुनो मेरी बात, अब जरा चल के दिखाओ, चल के दिखाओ, है ना, मॉडल नहीं बनना है, चल के दिखाना है। अभी मैं सोचो, देखो अपने आप को, तुम चल कैसे रहे हो। जब तुम चल रहे हो ना, तो तुम अपना एक पैर पे पीछे की तरफ प्रेशर लगा रहे हो, तुम फोर्स लगा रहे हो पीछे, तो तुम आगे जा रहे हो। तुम देखना, तुम नोट करो एक बार, खुद को देखो कि जब तुम फोर्स पीछे लगा रहे हो तो तुम आगे जा रहे हो, और जब तुम आगे फोर्स लगाओगे तो तुम पीछे जाओगे। देखा, देखा क्या, अरे देखा क्या, अरे देखा क्या भाई। पीछे फोर्स लगाया तो आगे गए, आगे फोर्स लगाया तो पीछे गए, पीछे फोर्स लगाया तो आगे गए, आगे फोर्स लगाया तो पीछे गए, है ना। ये क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम, जब हम पीछे फोर्स लगाते हैं बेटा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो हमें आगे की तरफ धकेलती है, जिस वजह से हम आगे चल पाते हैं। और जब हम आगे फोर्स लगाते हैं, फ्रिक्शन पीछे लगती है, जिस वजह से हम पीछे चल पाते हैं। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। ठीक है। While walking or running, our foot pushes ground backward. हम पीछे की तरफ जाते हैं. The frictional force exerted by the ground act forward. यानी अगर मैं पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं तो ग्राउंड मुझे आगे की तरफ धक्का देगा, और ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। ठीक है। विदाउट फ्रिक्शन आर फीट्स वुड स्लिप बैकवर्ड एंड वी वुड फॉल। अगर आपने कभी बर्फ के ऊपर आप चले हो, अगर कभी भी बाय एनी चांस अगर आप बर्फ के ऊपर चले हो, तब आपको पता होगा बर्फ के ऊपर चलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बर्फ एकदम प्लेन होती है, उसमें फ्रिक्शन नहीं होता, और जब फ्रिक्शन नहीं होता ना, तो जब आप फोर्स लगाते हो तो आप फिसल जाते हो, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं, है ना। इसलिए स्मूथ सरफेसेस पे रनिंग करना, भागना मुश्किल होता है। बर्फ में आप नहीं भाग सकते। ठीक है। ग्रूव्स ऑन दी फुटवेयर इंक्रीजेस द फ्रिक्शन। अगर आपने देखा हो तो जो आपके जो जूते होते हैं उनमें से नीचे स्पाइक्स होती है, रनिंग शूज में ना स्पाइक्स होती है। वो क्यों होती है? ताकि फ्रिक्शन बढ़े। फ्रिक्शन बढ़ रहा है तो उससे क्या होता है, उससे आप अच्छी तरीके से भाग पाते हो, है ना। ट्रेड्स ऑन दी व्हीकल टायर इंक्रीज दी फ्रिक्शन। अगर आपने टायर को देखा हो तो उस पर भी ऐसे छोटे 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 दाने होते हैं, है ना। वो क्यों होता है? फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए होते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए होते हैं। Therefore, walking wet polished floor or ice and driving on wet snowy roads is difficult because friction is less. अगर आपने कभी देखा हो ना कि जैसे कि मनाली में, कश्मीर में लोग अपनी गाड़ी लेके जाते हैं और वो क्या करते हैं, सर्दियों में जाते हैं, तो तब ना वहाँ बर्फ होती है। और बर्फ में ना गाड़ी ऐसे फैलती है, मतलब गाड़ी ऐसे टेढ़ी हो जाती है, गाड़ी में कोई कंट्रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि बर्फ है, स्लिप हो रही है, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो गाड़ी चल नहीं पाती, इस वजह से गाड़ियां ऐसे स्लिप हो जाती हैं। ठीक है। यानी अगर कभी भी तुम्हारे दिमाग में ऐसा एटीट्यूड तुम्हें महसूस हो ना कि हम चल पाते हैं, एटीट्यूड में मत आना। तुम चल खुद की वजह से नहीं पा रहे, तुम चल पा रहे हो फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं होती तुम चल नहीं पाते बेटा, समझे बात को। ठीक है, ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? बोलो। भैया रक्षाबंधन आ रहा है, वैसे मैं ऑनेस्टली बोलूं, रक्षाबंधन का ये जो त्योहार है ना, ये बड़ा प्यारा, बड़ा पवित्र सा त्योहार होता है। और मैं बहुत खुल के बोल सकता हूँ कि पता है, आपके जीवन में बहन होना ना एक सौभाग्य होता है आपके लिए। हाँ, हम लड़ते हैं, हम झगड़ते हैं, हमारे बीच में बहुत तू तू मैं होती है, लेकिन जो रिश्ता आपके आपकी बहन के साथ होता है ना, उससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता। और अगर आपको किसी से आपके बहन की अहमियत समझनी है ना, तो उस इंसान से पूछना जिसकी कलाई रक्षाबंधन के दिन सूनी रह जाती, वो दर्द बताएगा। जब रक्षाबंधन पे कोई राखी बांधने के लिए नहीं होता ना, कोई बहन नहीं होती ना, वो जो दर्द होता है ना, उस इंसान से पूछना, वो बताएगा। और उस दिन हमें समझ आता है कि हमारे जीवन में हमारे पास हमारी कोई बहन है, वो कितने सौभाग्य की बात है, हम कितने लकी हैं, है ना। मैं मानता हूं, मैं मानता हूं कि जो एक बहन होती है ना, स्पेशली बड़ी बहन, वो अपने भाई को बहुत डांटती है, उससे बहुत झगड़ती है, लेकिन अगर बाहर का कोई भी इंसान उसके भाई पे उंगली उठा दे या फिर उसके भाई के बारे में कुछ बुरा बोल देना, तो वही बहन सामने एक ढाल की तरह खड़ी हो जाती है और अपने भाई को हर एक चीज से प्रोटेक्ट करती है। और यही प्यार है,
भाई और बहन का आपस में बहुत लड़ लेंगे, लेकिन दुनिया में आकर किसी और को एक दूसरे के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलने देंगे, है ना। तो मैं तो बहुत लकी हूँ, मैं तो बहुत लकी हूँ कि भाई मेरे पास बहन है, और आई एम मोर लकी क्योंकि मेरे पास तुम सब हो, है ना। तुम सब भी मेरी छोटी बहन की तरह हो यार, है ना। जितनी भी लड़कियां हैं यहाँ पे, तो तुम सब मेरी छोटी बहन की तरह हो। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड। मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है यार ये देख के कि मेरे पास तो भाई रक्षाबंधन त्योहार मनाने के लिए इतनी बहनें हैं, इतनी बहनें हैं कि मतलब मजा ही आ जाता है। मैं इस बार सोच रहा हूँ कि मैं कुछ स्कूल्स में जाऊं, और जो मेरी बहनें हैं उनके साथ मैं इस बार रक्षाबंधन सेलिब्रेट करूं। मैं सोच रहा हूँ, देखते हैं हो पाता है या नहीं हो पाता, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ करने के लिए, है ना। मैं चाहता हूँ बच्चों से मिलना, उनसे राखी बंधवाना, तो मैं मेरा तो बहुत मन है ये चीज करने का इस साल। तो क्या पता हो पाए, है ना, क्या पता मैं आपके स्कूल में आ जाऊं, है ना, हो सकता है। यू नेवर नो, यू नेवर नो गाइस, तुम्हें नहीं पता क्या हो जाए। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं, शायद शायद ऐसा करते हैं। ठीक है। ठीक है। चलो, एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, है ना। अब देखो, न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, और एप्लीकेशन पे ही क्वेश्चन आते हैं। For example, how does a person climb a coconut tree using Newton third law of motion? एक इंसान ऊपर क्यों चढ़ता है? पहली बात तो मुझे इंसान ऊपर चढ़ क्यों रहा है? इंसान ऊपर चढ़ क्यों रहा है? बट अगर चढ़ रहा है तो देखो बेटा कैसे चढ़ता है। जब भी कोई ऊपर चढ़ता है ना, तो पता है वो क्या करता है। मान लो मैंने पेड़ पकड़ लिया, अब मैं फोर्स लगाऊंगा नीचे, मैं फोर्स लगाऊंगा नीचे तो मैं ऊपर जाऊंगा, जब मैं फोर्स नीचे लगाऊंगा तो मैं ऊपर जाऊंगा। समझे बात को? तो पर्सन पुशिंग ट्रंक डाउन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पुशिंग द पर्सन अप। जब वो फोर्स नीचे लगाएगा तब वो ऊपर जाएगा, जब वो नीचे खींचेगा तब वो ऊपर जाएगा, है ना। और भी एप्लीकेशन है बेटा इसके, जैसे कि हाउ डज कैनोय मूव फॉरवर्ड व्हेन अ पर्सन रो इट। मैं समझाता हूं। अगर आपने रोइंग वगैरह करी हो, कभी नाव वगैरह चलाई हो, तो नाव अगर चलानी है, आपको आगे जाना है, तो आपको पैडल्स पीछे करने होते हैं। जब आप पैडल्स पीछे करते हो उसके, तो आपकी नाव आगे जाती है, और अगर आपको पीछे जाना है तो आपको पैडल्स को ऐसे आगे करना होता है। देखा है? क्यों होता है ये? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि अगर आपके पैडल्स पीछे पुश करेंगे पानी को, तो वाटर पुशिंग दी पेडल एंड कैनोए फॉरवर्ड, यानी जो आपकी बोट है उसको पानी आगे की डायरेक्शन में पुश करेगा। ठीक है। तो हर जगह ना, हर जगह न्यूटन बाबा जी का तीसरा नियम आ जाता है। इसको रीड कर लेना, ये जितने भी है ना, इस पे क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है, क्वेश्चन किसी पे भी 2 नंबर का आ जाता है। अगला, वाई डू यू फील अ फोर्स ऑन योर फुट वेन यू किक अ बॉल। जब हम एक बॉल को बेटा किक करते हैं तो हमारे फोर्स क्यों लगती है? अगर आप एक फुटबॉल को जोर से मारोगे तो पैर पे भी दर्द होगा। क्यों? क्योंकि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम फोर्स फुटबॉल पे लगा रहे हैं, देन फुटबॉल विल आल्सो अप्लाई दैट सेम फोर्स ऑन आवर फुट। हमारे पैर पे भी वो सेम फोर्स लगती है। ठीक है जी। Why does a person sitting on a wheelchair move backward when they push heavy table forward? क्या होता है ये मैंने आपको करके दिखाया कि अगर मैं एक चेयर पे बैठा हूं, और अगर मैं एक टेबल पे ऐसे धक्का दूंगा तो मेरी चेयर पीछे जाएगी। ये मैं अभी आपको बताया भी है। ठीक, अगला देखते हैं। हाउ कैन अ पर्सन सिटिंग इन अ बाइसाइकिल मूव फॉरवर्ड बाय पुशिंग द ग्राउंड बैकवर्ड। अगर मैं बाइसाइकिल पे हूं, अगर मैं ऐसे बाइसाइकिल पे हूं, और मैं अपने पैरों से बाइसाइकिल चलाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब पैडल्स के थ्रू नहीं, मैं जमीन पे पुश कर रहा हूं, तो मैं अगर जमीन को ऐसे पीछे पुश करूंगा तो जमीन मुझे आगे पुश करेगी। वही आ गया, न्यूटन का तीसरा नियम आ गया। आ गया नहीं आ गया बेटा? आ गया नहीं आ गया? हर जगह न्यूटन का तीसरा नियम, तुम कुछ भी देखो। वाई डू बोथ प्लेयर गेट हर्ट व्हेन दे कोलाइड व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल। अगर फुटबॉल खेला है, कभी हेडर लेने की कोशिश करिए, और अगर दो लोगों का सर बढ़ जाए, ऐसे जोर से टच हो जाए, तो दोनों को दर्द होता है। क्यों? क्योंकि जितना मैंने फोर्स लगाई उतना ही उसके सर से भी मेरे को फोर्स आई। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वाई डज स्विमर पुश वाटर बैकवर्ड। अगर मुझे स्विमिंग करनी है तो मैं अपने हाथ को ऐसे पीछे, देखो मैं पानी को पीछे फेंकूंगा, मैं पानी को जब मैं पीछे फेंकूंगा तो पानी मुझे आगे फेंकेगा, मैं पानी को पीछे, पानी मेरे में है ना। अगर आप ये वाली स्विमिंग भी करते हो तो इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप पानी को ऐसे पीछे ले जा रहे हो, पानी को ऐसे पीछे ले जा रहे हो। राइट, राइट, बहुत बढ़िया।
Swimmer pushes the water backward using their arms and legs. According to the Newton third law, water exert equal and opposite force on the swimmer. राइट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। Why does gun recoil a bullet? अगर आपने कभी गोली, अरे सॉरी, तुमने क्यों गोली चलाई? तुमने क्यों गोली चलाई होगी? अच्छा, मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि मैंने गन चलाई हुई है रियल वाली, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक्चुअली में जो गन होती है, रियल गन, तो उसमें अगर आप रिकॉइल, एक चीज होती है रिकॉइल। अच्छा, तुम तो फ्री फायर पबजी पबजी वाले हो, तुम्हें रिकॉइल विकॉइल तो पता ही होगा। तो अगर आप एक गन लेते हो, इवन पिस्टल भी लेते हो, या फिर तुम कोई बड़ी गन लेते हो लाइक AK-47, कोई भी तुम गन लेते हो, तो उस गन में क्या होता है ना, रिकॉइल होता है। रिकॉइल समझते हो? रिकॉइल समझते हो? रिकॉइल क्या होता है कि जब आप फायर करते हो तो झटका पड़ता है तुम्हारे शोल्डर्स पे, टक करके आता है, एंड दैट इज, मतलब वो बहुत बहुत अच्छा खासा प्रेशर होता है। मैंने जब चलाई थी तो उस पे ये वाला जो शोल्डर था, इस पे टक करके हाथ ऐसे एकदम पीछे जाता है, हाथ बहुत पीछे। पिस्टल में उतना प्रेशर नहीं लगता। अगर आपने पिस्टल नहीं, अगर आपने पिस्टल चलाई है तो पिस्टल में नहीं होता, बट अगर आप एक अच्छी खासी गन चला रहे हो, है ना, इवन अगर आप छोड़ो, इतनी डिटेल नहीं दूंगा मैं तुम्हें, तुम गलत समझोगे फिर कि भैया भैया का पार्ट टाइम काम क्या है ना, तुम गलत समझोगे मुझे, ऐसा कुछ नहीं है ना। बट स्टिल, अगर आप कोई बड़ी गन चला रहे हो, है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें रिकॉइल ज्यादा होता है, आपको पीछे आता है। क्यों? क्योंकि जब आप एक गन फायर करते हो तो फोर्स फोर्स लगती है बुलेट पे, बुलेट आगे जाती है, और उतनी फोर्स पीछे लगती है। बुलेट आगे जाती है फोर्स से, तो उतनी फोर्स पीछे लगती है जिसका झटका आपके हाथ पे आता है। ठीक? When a gun is fired, it exerts a forward force on the bullet and the bullet exerts the equal and opposite reaction force on the gun, जिसकी वजह से हमारे हाथ में रिकॉइल आता है। रिकॉइल आता है, ठीक है, डन। Why does rowing boat move backward when sailor jumps out of it? ये भी बड़ा बेसिक सा है, ये तो बहुत बेसिक सा है बेटा, ये तो बताओ, बताओ। अगर मैं एक बोट में हूं, मैं बोट से छलांग मारूंगा, मैं बोट से छलांग मारूंगा, तो मैंने क्या करा, मैंने बोट को पीछे पुश करा, मैंने बोट में पीछे फोर्स लगाई, जिसकी वजह से मैं आगे कूद गया। बताओ, ये किया मैंने, हाँ या ना? हाँ या ना बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने बोट में पीछे फोर्स लगाई, जिसकी वजह से मैं आगे, बोट ने मुझे आगे फोर्स लगाई और मैं आगे कूद। डन। चलो एक दो एग्जांपल और है। एक है सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल रॉकेट का, रॉकेट का वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। रॉकेट ऊपर कैसे जाता है बेटा, तो समझने की कोशिश करना। जब रॉकेट ऊपर जाता है ना, तो रॉकेट से ना बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं, राइट? तो रॉकेट से क्या होता है, जब इतनी सारी गैसेस रिलीज होती है ना, तो गैसेस पे बहुत सारी फोर्स लगती है। अब जितनी फोर्स गैसेस पे लगती है, गैसेस भी उतनी फोर्स रॉकेट पे लगाती हैं, समझे? मतलब नीचे फोर्स लगा रहा है रॉकेट, गैसेस निकल रही हैं, और उतनी फोर्स गैसेस रॉकेट पे लगाती हैं, जिसकी वजह से रॉकेट उड़ पाता है। तो यहां पे भी न्यूटन का तीसरा नियम बेटा यूज हो रहा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इन सबको रीड करना और अपनी नोटबुक में सारी चीजें नोट भी करना। वाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस? ये मैं आपको बता चुका हूं, आइस पे फ्रिक्शन नहीं होता, आइस पे फ्रिक्शन नहीं होता, तो वहां चलना बहुत मुश्किल होता है। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? कोई दिक्कत बेटा यहां तक? जल्दी बताओ। ये कुछ एक्सपेरिमेंट है ना, ये एक्सपेरिमेंट वैसे पूछे नहीं जाते, स्टिल मैं आपको एक एक एक्सपेरिमेंट बता देता हूं। इसमें क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट में, एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट है, एक मैंने स्ट्रिंग लगा दी, एक धागा बांध दिया, और एक स्ट्रॉ को कनेक्ट कर दिया धागे से, ठीक है, और मैंने एक बैलून को लगा दिया। अब जैसे ही मैंने बैलून की हवा छोड़ी, तो देखो हवा बाहर निकली होगी। अब जिस प्रेशर से, जिस फोर्स से हवा बाहर निकली होगी, उतनी फोर्स हवा पीछे लगाएगी, जिसकी वजह से पूरी चीज ऐसे पीछे की तरफ मूव करेगी, यहां मूव करेगी, यहां डिंग 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 डिंग। समझे बात को? कौन सा नियम है बताओ, कौन सा लॉ है, विच लॉ इज दिस? बहुत बढ़िया, थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, रॉकेट का मोशन मैं आपको बता चुका हूं। रॉकेट देखो क्या होता है, बड़ा ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है।
A rocket works on the same principle. Rocket expel the gases downward. The gases exert an equal and opposite force on the rocket. जितनी फोर्स गैसेस पे लगती है, गैसेस भी उतनी फोर्स रॉकेट पे लगाती हैं. When this upward force is greater than the rocket's weight, the rocket lifts up. यानी जब ये फोर्स रॉकेट के वजन से ज्यादा हो जाती है तो रॉकेट ऊपर उड़ने लग जाता है. अब देखो स्पेस में क्या होता है, जैसे ही बेटा रॉकेट स्पेस में जाता है, इफ रॉकेट इन स्पेस फायर इट इंजन इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द एग्जॉस्ट गैस एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द अपोजिट डायरेक्शन. यानी क्या होता है, क्या होता है कि जैसे ही पता क्या होता है, रॉकेट के लिए ना ऊपर जाना मुश्किल है. एक बार रॉकेट अगर ऊपर चला गया ना तो फिर उसके बाद उतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ती रॉकेट को. समझ रहे हो कि टेक ऑफ मुश्किल होता है रॉकेट के लिए. फिर एक बार रॉकेट जब स्पेस में पहुंच जाता है तो स्पेस में क्या होता है कि उसके जो इंजन्स होते हैं रॉकेट के, वो थोड़ी फोर्स लगाते हैं, और जितनी फोर्स वो बाहर लगाते हैं उतनी फोर्स रॉकेट पे लगती है, और उस फोर्स से रॉकेट मूव कर लेता है. उस फोर्स से रॉकेट मूव कर लेता है. यानी टेक ऑफ मुश्किल होता है, लेकिन एक जैसी वो अर्थ की लेयर्स को क्रॉस करता है उसके बाद रॉकेट को ज्यादा फोर्स नहीं लगानी होती, फिर कम फोर्स में काम चल जाता है. ठीक. दिस स्लोज डाउन द रॉकेट. दिस प्रिंसिपल वाज यूज्ड बाय विक्रम लैंडर ऑफ चंद्रयान 3 फॉर सॉफ्ट लैंडिंग. इवन लैंडिंग के टाइम भी यही होता है. लैंडिंग के टाइम बेटा क्या होगा, लैंडिंग के टाइम क्या होगा बताओ, लैंडिंग के टाइम क्या होगा, जैसे कि आप देख सकते हो, आप ये देख सकते हो कि नीचे उसने गैस छोड़ी और उतनी फोर्स ऊपर लगी और वो ऊपर उड़ गया. ठीक है. लैंडिंग के टाइम क्या होता है कि जब भी कहीं पे लैंड करना होता है तो जो एग्जॉस्ट होता है पीछे जो एयर निकाल रहा है उसको स्लो डाउन किया जाता है ना. जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाता है, फोर्स कम होता जाता है, तो रॉकेट वहां पे फिर लैंड होता है. ठीक है. अगर ये समझ में आ गया है पूरा का पूरा प्रिंसिपल, तो मुझे चैट में पीके लिख दो फटाफट से. अगर ये पूरा प्रिंसिपल तुम्हें समझ में आ गया है तो चैट में पीके लिख दो. बहुत बढ़िया. अब देखो हमने एक फोर्स पढ़ी थी बैलेंस्ड फोर्स. आज हमने पढ़ी एक्शन रिएक्शन फोर्स. इन दोनों फोर्सेस में बेटा डिफरेंस क्या होता है ये बताओ. बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती थी, याद करो. जब एक ऑब्जेक्ट पे मान लो एक डब्बा है, इस डब्बे पे यहां से भी 10 न्यूटन लग रही है, यहां से भी 10 न्यूटन लग रही है, तो यानी जब एक ही डब्बे पे एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लगती हैं बराबर तो वो बैलेंस्ड होती हैं. लेकिन एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ना दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगती हैं. मैंने दीवार पे लगाई, दीवार ने मुझ पे लगाई. ठीक है. तो बैलेंस्ड फोर्सेस वो हैं जो कि सेम ऑब्जेक्ट पे लगती हैं, लेकिन ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगती हैं. ठीक है. ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होती हैं जिससे कि नेट फोर्स जीरो हो जाती है. लेकिन यहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं होती. मैं अगर किसी पे फोर्स लगा रहा हूं तो वो मुझ पे फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगी. नेट फोर्स इज नेवर जीरो इन द केस ऑफ एक्शन रिएक्शन. डू नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, इससे कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, बट यहां से एक्सेलरेशन हो सकता है. इसका एग्जांपल है रॉकेट. नीचे हवा जाती है और वो हवा रॉकेट को इतनी एनर्जी देती है कि रॉकेट उड़ने लगता है. डन. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस और बैलेंस फोर्सेस के बीच में फर्क क्या है. सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, बैलेंस फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लगती है, एक्शन रिएक्शन समझ गए तुम, बताने की जरूरत नहीं. चलो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं. मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, इनको मैं कल की क्लास में डिस्कस भी कराऊंगा. ये आपका पहला होमवर्क है. ये आपको कल एक बार ट्राई करना है, इसको कल की क्लास में हम डिस्कस भी करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ठीक है. उसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको अभी बता देता हूं. Is Newton third law of motion applicable only on contact forces? Explain with the help of example. Also, why can action and reaction force produce different acceleration? क्या लगता है, क्या कांटेक्ट फोर्सेस वो होती हैं बेटा जो कि कांटेक्ट की वजह से जनरेट होती हैं. कांटेक्ट हुआ तो फोर्स जनरेट हुई. क्या एक्शन रिएक्शन फोर्स, क्या न्यूटन का तीसरा नियम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट फोर्सेस के लिए है? नहीं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के लिए भी होता है, सबके लिए होता है ये. ठीक है. इसका एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सबके लिए. अगर अर्थ मुझ पे फोर्स लगा रहा है ना बेटा,
तो मैं भी उतनी फोर्स अर्थ पे लगा रहा हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? अर्थ मुझे खींच रहा है, मैं भी अर्थ को खींच रहा हूं, बट मैं इतना छोटा हूं ना कि मैं अर्थ को खींच नहीं पाता। अर्थ बहुत बड़ा है तो मुझे खींच लेता है भाई, सिंपल। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। Why can action and reaction forces produce different acceleration? Action and reaction forces acceleration कैसे प्रोड्यूस करते हैं? कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस जो होती हैं दो अलग अलग बॉडीज पे लगती हैं, इस वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। अलग अलग बॉडीज पे लग रही है ना, सिंपल। Why does a firefighter sometimes struggle while holding a pipe? फायर फाइटर जो होते हैं वो पाइप लेके खड़े हैं, उनसे ऐसे ऐसे पाइप हिलता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। क्यों? क्योंकि जिस प्रेशर से वाटर बाहर निकलता है ना, वाटर भी पाइप पे उतना ही प्रेशर निकालता है। इमेजिन करो ये पाइप है, पानी निकल रहा है, तो जिस प्रेशर से पानी जाता है उतनी ही फोर्स पीछे पाइप पे लगती है, इसलिए उसको पकड़ के रखना मुश्किल होता है। थर्ड लॉ। Suppose a spacecraft is moving in the region of the space where gravitational force acting on it is negligible. How can it change its velocity? क्या लगता है? मान लो एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि स्पेस में है और वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो होती नहीं है, तो वो अपनी वेलोसिटी कैसे बदल सकता है? तीसरा नियम लगा के वो एयर्स को निकालेगा, वो अपने एग्जॉस्ट को ऑन करेगा, एयर्स को निकालेगा रॉकेट में से, और जब एयर निकलेंगी तो जितनी फोर्स एयर पे लगाओगे एयर उतनी फोर्स रॉकेट पे लगाएगी, बात खत्म। The spacecraft can fire its engine and expel gases in one direction. The gas exerts an equal and opposite force on the spacecraft. This force changes the spacecraft velocity. ठीक है, तो स्पेस में ग्रेविटी तो होती नहीं है, तो स्पेस में हम क्या करते हैं? थर्ड लॉ का ही फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं अपने रॉकेट को। एग्जाम्पल 6.7, if the earth and a fruit exert equal gravitational force on each other, why does only fruit appear to move? देखो मैंने तुम्हें बताया, मैं और पृथ्वी हम दोनों का बीच में क्या है कि अर्थ भी मुझ पे फोर्स लगाती है, मैं भी अर्थ पे फोर्स लगाता हूं, लेकिन क्योंकि मेरा मास इतना कम है ना कि मैं कभी अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच सकता, बट अर्थ का मास इतना बड़ा है कि अर्थ मुझे खींच सकता है। ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, फ्रूट का जो मास होता है वो इतना छोटा होता है कि भाई वो उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वो नेग्लिजिबल होती है। हाथी चींटी वाली कहानी है, हाथी चींटी वाली कहानी है। तो when a 0.1 kg bullet is fired on a 5 kg gun with a force of 2 newton, the gun recoils. What are the magnitude of initial acceleration of the bullet and the gun? एक मिनट, ये आंसर इसका गलत लिखा हुआ है, पहले तो इसको काट दो। इसको भी आप सॉल्व करना, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको भी कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इसको भी बेटा हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने आपको दो होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, उन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। इवन कल हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इस साल ऐड हुआ है, ये पहले 11th क्लास में होता था टॉपिक, बट इस बार इस साल इसको ऐड करा है, तो हम इसके थोड़े अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। कल ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कल की क्लास मिस मत करना, क्योंकि कल ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से बेटा पूरी तरीके से समाप्त है। कल ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, तो प्लीज कल की क्लास मिस ना करें मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, प्लीज कल की क्लास मिस ना करें। वेरी इंपॉर्टेंट, कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे। एसीपी सॉल्व कर लो, एसीपी का डिस्कशन हो जाएगा फिर परसों। ठीक है, तो एसीपी मैंने आपको आधे से ज्यादा एसीपी होमवर्क दे दी थी। अब जितने टॉपिक्स बचे हैं आप सारे के सारे टॉपिक्स आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं बचा, एक लास्ट टॉपिक बचा, बाकी सब हो गया है। ठीक है, इसी के साथ आज की इस क्लास को करते हैं समाप्त। जब तक के लिए लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, टेक केयर, ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, तबियत का ध्यान रखें, है ना। सही है, करें एंड करें। हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस सभी को, सभी को। चलो दोस्तों, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह। सी यू ऑल, टेक केयर, बाय 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 बाय।